Hello viewers, I Sushant Sahu, teacher in social studies, welcome you all to class 9 history chapter number 2. The second chapter it is socialism in Europe and the Russian Revolution, and this is part 1. So let us start the chapter. So here first we will see the age of social change. आप लोगों को पता है और फर्स्ट चैप्टर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। उसमें हम देखे हैं कि कैसे जो डिफरेंट सोशल डिवीज़न था फ्रांस में, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, कैसे करके जो सोशल डिवीज़न का जो लास्ट वाला स्टेट जो थे, जो थर्ड स्टेट वाले लोग थे, वो चाहे कि नहीं ये जो सरकार है वो अच्छा नहीं है, हम हटाएंगे, सोसाइटी में कुछ बदलाव लाएंगे, तो वो सब किए। अभी बात करते हैं कि ये जो चीज़ फ्रांस में हुआ ये सिर्फ फ्रांस में लिमिटेड होकर नहीं रहा, ये पूरा यूरोप को फैल गया। धीरे धीरे ये पूरा यूरोप के साथ साथ सारे वर्ल्ड को भी थोड़ा बहुत फैल गया। तो अभी बात करेंगे आज यूरोप के बारे में और जो सोशलिज्म एक नया कॉन्सेप्ट जो है इसके बारे में देखते हैं, द एज ऑफ सोशल चेंज। ओके, पॉइंट नंबर ए, The French Revolution opened up the possibility of creating a dramatic change in the world. ड्रामेटिक चेंज क्यों बोला गया है? क्योंकि ऐसे कोई नहीं सोचे होंगे, इसे कोई सोचेंगे कि राज दरबार है, इतना बड़ा प्रॉपर्टी का ओनर है, उनको कोई क्या हटा सकते हैं? लेकिन ऐसे हुआ, लुई 16 को हटा गया, डेमोक्रेसी आया। पॉइंट नंबर बी में बता रहे हैं, मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूरोप, यूरोप के साथ साथ एशिया में भी ये सब एक आइडिया स्प्रेड हुआ, राइट्स, जो इंडिविजुअल राइट्स हु कंट्रोल द सोशल पावर बिगन टू बी डिस्कस्ड। जो लोग ह्यूमन लोगों का, कॉमन पीपल का इंडिविजुअल राइट्स को कंट्रोल करते थे और जो कॉमन पीपल का जो अधिकार है उसको दबा के, प्रेशराइज करके एक्सप्लॉइट करते थे, उनके बीच में डिस्कशन हुआ कि हमारा हालत अभी क्या हुआ। सी नंबर पॉइंट बता रहे हैं हमारे इंडिया के बारे में। इन इंडिया राजा राममोहन रॉय टॉक्ड ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इंपोर्टेंस के बारे में वो फोकस कर रहे थे, बहुत सारी चीज सीखने के लिए मिल रहा है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, ही वाज फोकसिंग ऑन दैट। डी नंबर, द डेवलपमेंट इन द कॉलोनीज इन टर्न रीसेप्ड दीज आइडियाज ऑफ सोसाइटल चेंज। जो कॉलोनीज हैं, जो ब्रिटिशर्स हमको शासन कर रहे थे, उनके विरुद्ध कैसे लड़ाई कर सकते हैं, उनको कैसे हमारे देश से हटा सकते हैं, ये हमको बहुत सारी चीज़ फ्रेंच रिवॉल्यूशन से सीखने के लिए मिला। आगे बढ़ते हैं। इसमें 3 कंसेप्ट आ रहा है, 3 टाइप का लोग आते हैं इसमें, लिबरल्स, दूसरा रेडिकल्स, तीसरा कंजर्वेटिव्स। तो इसमें हम देखेंगे कि जो लिबरल्स होते हैं, लिबरल्स कैसे वाले लोग होते हैं, उन लोगों का जो सोच है, जो आइडिया है, आइडियोलॉजी है, वो कैसा होता है। तो पॉइंट वाइज डिस्कशन हम करते हैं। सबसे पहला वो सोचते हैं, लिबरल्स जो हैं वो चाहते हैं कि ए नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजियंस, ऐसा एक देश चाहिए जहाँ सारे रिलीजियंस को टॉलरेट किया जाए, मतलब एक्सेप्ट किया जाए, सारे रिलीजियंस की इक्वल फैसिलिटी दिया जाए, जो कि हमारे देश में ऑलरेडी है। बी नंबर बता रहे हैं, लिबरल्स ऑल्सो अपोज्ड द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूल्स। डायनेस्टिक रूल मतलब है वंशगत जो शासन है, वो उनके विरोध थे। सी नंबर पॉइंट, दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने कभी भी इंडिविजुअल का राइट्स को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसका मतलब हर इंडिविजुअल का, हर इंसान का, हर पर्सन का कुछ इंडिविजुअल राइट्स भी है, अधिकार भी है, वो चाहते थे। बट वो नहीं चाहते थे, हाउएवर दे वर नॉट द डेमोक्रेट्स, वो डेमोक्रेट्स नहीं थे, डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करते थे। देखो कितना ट्रिकी वाले, देखो ई नंबर पॉइंट में बोल रहे हैं, दे वर नॉट बिलीव, दे डिडंट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। वो नहीं चाहते थे कि सब लोगों को वोट देने का अधिकार मिले। देखो कैसे कॉन्सेप्ट कैसा है इनको, और उनको द राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट, ये नहीं चाहते थे। दे फेल्ट मेन ऑफ प्रॉपर्टी मेनली शुड हैव द वोट। वो चाहते थे कि नहीं, जिन लोगों के मेन होना चाहिए, वोमेन भी नहीं, मेन होना चाहिए, उनके पास प्रॉपर्टी होना चाहिए, वो सिर्फ वोट दे सकते हैं। देखो कैसा वाला थिंकिंग। दे ऑल्सो डिड नॉट वांट द वोट फॉर वुमेन।
वो नहीं चाहते थे कि वुमन लोगों को वोट देने का अधिकार मिले। ये गए लिबरल्स वाले। फिर नेक्स्ट आएंगे रेडिकल्स वाले। रेडिकल्स जो हैं, द रेडिकल्स वांटेड ए नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजोरिटी ऑफ ए कंट्रीज पॉपुलेशन। कंट्री के जितने सारे पॉपुलेशन है, मेजोरिटी लोग जिसको सपोर्ट करेंगे वो ही रूलर बनेगा, वो चाहते थे रेडिकल्स। मैनी सपोर्टेड वुमेन्स सफरेज मूवमेंट, वो चाहते थे कि नहीं वुमेन लोगों को भी सफरेज मिलना चाहिए, मतलब राइट टू वोट होना चाहिए। सी नंबर पॉइंट, जैसे कि लिबरल्स थे वो ऐसे नहीं थे रेडिकल्स। दे अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स। इसका मतलब है जो जमींदार होते थे, इनके पास जो प्रॉपर्टी है, और जो वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स, जो फैक्ट्री ओनर्स होते थे, उनके पास इतना प्रॉपर्टी रहेगा ये नहीं चाहते थे। वो चाहते कि नहीं वो प्रॉपर्टी को ला के सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, गरीब लोगों को दिया जाए, पब्लिक डेवलपमेंट में लगा जाए, ऐसे ही सोचते थे। डी नंबर पॉइंट बोल रहे हैं, दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। वो नहीं चाहते थे कि प्राइवेटली किसके पास इतना सारा प्रॉपर्टी रहे जो कि प्रॉब्लम होगा बाकी लोगों को, जैसे कि एक ही इंसान के पास इतना सारा प्रॉपर्टी रहेगा तो इट विल नॉट बी बेनिफिटेड फॉर द सोसाइटी। तो चाहते थे प्रॉपर्टी जो है वो सोसाइटी के बेनिफिट में होना चाहिए। दे डिसलाइक्ड द लास्ट वाला पॉइंट जो है, दे डिसलाइक्ड द कंसंट्रेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ ए फ्यू। वो नहीं चाहते थे कि कुछ कम लोगों के पास इतना सारे प्रॉपर्टी रहे तो सोसाइटी के लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। ये गए रेडिकल्स वाले। फिर आएंगे कंजर्वेटिव्स वाले। ये वाले कौन है? कंजर्वेटिव्स वेर अपोज टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स। तो लोग रेडिकल्स को अपोज करते थे, लिबरल्स को भी अपोज करते थे। तो ये कैसे वाले लोग हैं? आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन हाउएवर इवन कंजर्वेटिव्स हैड ओपन्ड देयर माइंड्स टू द नीड फॉर चेंज। वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद फील किए कि नहीं भाई थोड़ा चेंज तो चाहिए, अभी तो समय आ गया है, वक्त आ गया है बदलाव का। तो पहले अर्लियर 18th सेंचुरी के आसपास कंजर्वेटिव्स हैड बीन जनरली अपोज टू द आइडिया ऑफ चेंज। लेकिन 18th सेंचुरी से पहले वो लोग बिल्कुल ही नहीं चाहते थे कि कुछ चेंज हो, कुछ बदलाव आए, वो नहीं चाहते थे। लेकिन बाद में बाई 19th सेंचुरी दे एक्सेप्टेड दैट सम चेंजेस वाज इनवेटेबल। कुछ तो परिवर्तन होना जरूरी है। दे बिलीव दैट द पास्ट हैड टू बी रेस्पेक्टेड। वो चाहते थे कि नहीं देखो पास्ट को हम पूरा तो इनकार नहीं करेंगे, वो तो रेस्पेक्ट थोड़ा देना चाहिए, पर चेंज हैड टू बी ब्रॉट अबाउट थ्रू ए स्लो प्रोसेस। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चेंज होना चाहिए, इमीडिएट चेंज कर दोगे तो अच्छा नहीं है, वो ऐसे चाहते थे। थोड़ा आगे नजर डालेंगे, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। हम देखेंगे जो सोसाइटी है ये इंडस्ट्री से कैसे रिलेटेड है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी क्यों बोला जाता है, और सोसाइटी में क्या क्या बदलाव आया है इसको लेके। पॉइंट नंबर ए में बता गया, इट वाज अ टाइम टू ऑफ अ प्रोफाउंड सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज। ऐसा एक समय आ गया था कि सोसाइटी में सोशल चेंज होना जरूरी था और इकोनॉमिक चेंज होना भी जरूरी था। बी नंबर पॉइंट में बता रहा है, इस बहुत सारे इंपॉर्टेंट, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इट वाज द टाइम व्हेन न्यू सिटीज केम अप, नया सिटीज बन गया। ये तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस है। न्यू सिटीज केम अप आ गया, न्यू इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स डेवलप्ड, नया नया इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन जो है, एरिया जो है वो डेवलप हुआ, मार्केट हुआ, इंडस्ट्री बना। फिर तीसरा रहा रेलवेज एक्सपांडेड, रेलवे जो है वो बढ़ गया, एक्सपैंड हुआ। एंड द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन अकॉर्ड, ये जो प्रोसेस में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ गया, इंडस्ट्रीज बढ़ा, बहुत सारे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी मिला एम्प्लॉयमेंट का। तो ऐसे करके धीरे धीरे मॉडरेट की तरफ, मॉडर्नाइज्ड की तरफ इंडस्ट्री ले आया लोगों को। इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मेन, वोमेन एंड चिल्ड्रेन टू फैक्ट्रीज। इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुआ तब लोगों का मैन पावर जरूरत हुआ, तो उसमें मेन आए, वोमेन आए और चिल्ड्रेन भी आगे काम करने के लिए। वर्क आवर्स वेयर ऑफन लॉन्ग एंड वेजेस वेयर पुअर। बहुत सारी जगह में ये देखा गया है कि जो काम करने का समय ये बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन जब पेमेंट मिलता था पूरा कम दिया जाता था उन लोगों को। अनएम्प्लॉयमेंट वाज कॉमन, बेकारी हो तो कॉमन था ही क्योंकि पॉपुलेशन उसके अनुसार बहुत ज़्यादा थे। पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ लो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स, जब इंडस्ट्री में प्रोडक्शन कम होता था, जब प्रोडक्शन कम होता था तो डेफिनेटली कम लोग ज़रूरत होगा, क्योंकि कम लोग जब ज़रूरत होता था ज़्यादा बेकारी होते थे, ज़्यादा अनएम्प्लॉयड होते थे। हाउसिंग एंड सैनिटेशन वेयर प्रॉब्लम्स सिंस टाउन्स वेयर ग्रोइंग रैपिडली। जब टाउन्स ज़्यादा, जो टाउन होता है वो तो इंडस्ट्री होने से तो जगह नहीं बढ़ जाएगा ना, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ेंगे, ज़्यादा फैसिलिटी मिलेगा। तो जितना एरिया है उसी एरिया में जितना लोग रहते थे, अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन आने की वजह से ज़्यादा लोग आने लगे हैं सिटी को,
उसमें ज़्यादा जो क्लाइमेट है, जो एरिया है, जो सोशल कंडीशन है, वो धीरे धीरे खराब होने लगा। जैसे बस्ती बन गया, स्लम एरिया हो गया। लिबरल्स एंड रेडिकल्स सर्च फॉर सोल्यूशन ऑफ दिस इशू। ये जो इशू हुआ, लिबरल्स और रेडिकल्स लोग सोल्यूशन ढूंढने लगे। अब देखो इसमें एक पिक्चर दिया गया है, जो द लंदन पुअर, लंदन में जो पुअर पीपल कैसे इतना छोटा जगह में इतने सारे लोग, देखो कितना एडजस्ट करके रह रहे हैं, कितना अनकम्फर्ट सिचुएशन है। यू कैन इमेजिन बाय लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर इमेज, फिगर 1, राइट। नेक्स्ट, ये एक समय आया, ऐसा एक वक्त आया कि रिवोल्यूशन हो जाए, कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव। तो इसमें सब नेशनलिस्ट जो थे, जो लिबरल्स थे, रेडिकल्स थे, वो चाहते थे रिवोल्यूशन टू पुट एन एंड द काइंड ऑफ गवर्नमेंट। ऐसा कि रिवोल्यूशन होना चाहिए कि ये जो गवर्नमेंट है ये बंद होना चाहिए, और जो कि 1815 में जो एस्टेब्लिश हुआ था जो गवर्नमेंट है। तो ये अलग अलग कंट्री में अलग अलग सिचुएशन देखा गया। हम थोड़ा देखेंगे कि फ्रांस में, इटाली में, जर्मनी में, रशिया में ये सब क्या हुआ। दे बिकेम रिवोल्यूशनरी, रिवोल्यूशन करने के लिए तैयार हो गए। एंड वर्कड टू ओवरथ्रो एग्जिस्टिंग मोनार्क। उस जो देश में जो मोनार्क थे, जो राजतंत्र था, उसको हटाने के लिए वो लोग तैयार हो गए। Nationalists talked of revolutions that would create nations where all citizens would have equal rights. Nationalist जो थे, जो देशभक्त थे, वो चाहते थे देखो भाई जितना हो गया, अब तो सारे सिटीजन्स को फ्री करो और सबको, ऑल सिटीजन्स वुड हैव इक्वल राइट, सबको समान अधिकार अभी दो। लास्ट वाला पॉइंट में बताया जा रहा है, आफ्टर 1815 गुसेप्पे माज़िनी के नाम में एक महान इंसान, इटालियन नेशनलिस्ट हैं, वो कंस्पायर किए विथ अदर्स टू अचीव दिस इन इटाली। इटाली में वो इटाली को यूनिफाई करने के लिए, इटाली को एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाने के लिए गुसेप्पे माज़िनी का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। क्योंकि इसमें द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप, यूरोप को ये जो कंसेप्ट सोशलिज्म का कंसेप्ट कैसे आया। सोशलिस्ट वेर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, पहला पॉइंट, सोशलिस्ट जो थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में थे। इसे हम पहले से बोल चुके हैं कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे, जो जमींदार होते थे, उनके पास उतना प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ बी नंबर पॉइंट बता रहा है, दे सॉ इट एज द रूट ऑफ ऑल सोशल इल्स एंड द टाइम। ये जो प्रॉपर्टी, इतना सारा प्रॉपर्टी एक ही इंसान के पास में रह जाता है, ये सोशल जो प्रॉब्लम है, सोशल जो इशू है, उधर से ही शुरुआत होता है, वो इसी सोचते थे। सी नंबर पॉइंट बताया जा रहा है, इंडिविजुअल्स ओन्ड द प्रॉपर्टी दैट गेव अनएम्प्लॉयमेंट। सही बात है, अगर एक ही इंसान के पास इतना सारा पैसा रहेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा, क्योंकि बाकी सारे लोगों को पैसा नहीं मिलेगा, बाकी सारे लोगों का प्रॉपर्टी नहीं रहेगा उनके हाथ में। बट द प्रॉपर्टीज वेयर कंसर्न्ड ओनली विद द पर्सनल गेन, नॉट विद द वेलफेयर ऑफ दिस पीपल हु मेड द प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव। ऐसा सिर्फ पर्सनल लोगों के पास रह जाता था, लेकिन ये प्रॉपर्टी और संपत्ति उन लोगों के पास नहीं रहता था जो कि प्रोडक्टिव में, प्रोडक्शन में जिनका कंट्रीब्यूशन है, जो कि मेहनत करते हैं, जो कि एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, कम वेजेस लेते हैं, कम पैसा लेते हैं, उनका वेलफेयर में कुछ ही काम में नहीं लगता था। तो ई नंबर पॉइंट में बताया जा रहा है, सो इफ सोसाइटी एज ए होल रादर देन सिंगल इंडिविजुअल्स कंट्रोल प्रॉपर्टी। तो ऐसे सोसाइटी के जगह सिंगल इंडिविजुअल ही इतना सारे प्रॉपर्टी को कंट्रोल कर रहे हैं। एफ नंबर में बता गया, मोर अटेंशन वुड हैव बीन पेड टू द कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट। बता गया कि देखिए सोशल इंटरेस्ट के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए, सोशल प्रोग्रेस के लिए ये प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट होना जरूरी है। जी नंबर पॉइंट में बताया गया, सोशलिस्ट वांटेड दिस चेंज एंड कैंपेन फॉर इट। जो सोशलिस्ट होते थे, जो सोशलिज्म को फॉलो करते थे, पब्लिक डेवलपमेंट चाहते थे, वो इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिए। उसमें एक नया कंसेप्ट आया, कोऑपरेटिव्स। कुछ लोग सोल्यूशन दिए कि देखिए भाई कोऑपरेटिव्स के बारे में थोड़ा सोचते हैं, वो थोड़ा शायद प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो नंबर ए का जो पॉइंट है, सोशलिस्ट हैड डिफरेंट विजन्स ऑफ द फ्यूचर। वो सोशलिस्ट जो होते थे, ये जो कॉन्सेप्ट आया कोऑपरेटिव, या अलग अलग लोग अलग अलग अपना अपना ओपिनियन देते थे। सेकेंड पॉइंट बताया गया, सम बिलीव दैट द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स, जो आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव के बारे में कोई भी सोच रहे थे। तो कोऑपरेटिव्स क्या होता है, दिस कोऑपरेटिव्स वेयर टू बी एसोसिएशंस ऑफ पीपल हु प्रोड्यूस्ड गुड्स टुगेदर। ये इन लोगों का एसोसिएशन है जो कि सारे मिल के प्रोडक्शन को या प्रोडक्शन बनाते हैं, या प्रोडक्शन को फाइनल गुड्स के तरफ से मार्केट को बेचते हैं, या मार्केट को देते हैं, मार्केट को भेजते हैं। डी नंबर में, दे डिवाइडेड द प्रॉफिट्स अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय द मेंबर। जो प्रॉफिट होगा, इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है कोऑपरेटिव का,
इसमें जो प्रोडक्शन आएगा, जो प्रॉफिट होगा, इस प्रॉफिट को इन लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए जो कि ये मेंबर्स ये प्रोडक्शन में जिनका कंट्रीब्यूशन है। ये रहा मेन कंसेप्ट ये कोऑपरेटिव्स का। कोई की उसकी इनकार भी किया, नहीं नहीं भाई ये इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आगे देखते हैं ये कंसेप्ट रहा या कुछ बदलाव हुआ। ये कंसेप्ट आया कार्ल मार्क्स, आप लोग का नाम सुने होंगे कार्ल मार्क्स। तो ये कार्ल मार्क्स ने आर्ग्यू किए कि नहीं देखो, इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है ये सिर्फ कैपिटलिस्ट लोगों का है। कैपिटलिस्ट नया कंसेप्ट आया। कैपिटलिस्ट कौन होते हैं? इंडस्ट्रियल ओनर्स, जो कैपिटल को या जो प्रॉपर्टी का ओनर होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट। कैपिटलिस्ट ओन्ड द कैपिटल इन्वेस्टेड इन फैक्ट्रीज। कैपिटल मतलब हियर प्रॉपर्टी, आपका राजधानी नहीं है। तो कैपिटल ओन्ड द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फैक्ट्री, जितना सारे इन्वेस्ट किया गया है पैसा, ये सारे चीज का ओनर है। द प्रॉफिट ऑफ द कैपिटलिस्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय, डेफिनेटली जो कैपिटलिस्ट का प्रॉफिट होता था, जो मुनाफा होता था, तो ये सब वर्कर का है ना, वर्कर का काम है, वर्कर का प्रोडक्शन का काम है, ये सब वर्कर ही करते थे। तो इसलिए वर्कर्स हैव टू बी ओवर थ्रू द कैपिटलिज्म। तो इसलिए वर्कर जो होते हैं उनको ये कैपिटलिज्म जो है, ये जो एक ही लोगों के हाथ में सारे प्रॉपर्टी रह रहा है, इसको हटाना पड़ेगा। एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं रहेगा। कार्ल मार्क्स ये बिलीव करते थे कि फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन, वर्कर लोगों को ये कैपिटलिस्ट लोगों का एक्सप्लॉयटेशन से ये फ्री करना जरूरी है। वर्कर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट ए रैडिकली सोशलिस्ट, वर्कर जो हैं उनको ऐसा रेडिकल जो होते हैं इमीडिएट एक्शन लेते हैं, ऐसा एक सोशलिस्ट सोसाइटी बनाना चाहिए वेयर ऑल प्रॉपर्टी वाज सोशली कंट्रोल, सारे प्रॉपर्टी को सोशली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, सोशली कंट्रोल किया जाएगा। लास्ट वाला पॉइंट है इसका, दिस शुड बी कम्युनिस्ट सोसाइटी, ये जो सोसाइटी होगा इसको हम कहेंगे कम्युनिस्ट सोसाइटी। और ये जो सपोर्ट आया, फिर नेक्स्ट वाला पॉइंट जो हम पढ़ेंगे, सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, सोशलिज्म के बारे में सपोर्ट कैसे रहा। देखिए ए नंबर पॉइंट बताया जा रहा है, बाई 1870 सोशलिस्ट आइडिया जो था वो स्प्रेड हुआ पूरा यूरोप में। बी नंबर में, टू कोऑर्डिनेट दिस एफर्ट सोशलिस्ट फॉर्म्ड, जो इंटरनेशनल बॉडी बना है जिसका नाम रहा द सेकेंड इंटरनेशनल। सी नंबर पॉइंट में, वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी, इंग्लैंड और जर्मनी के वर्कर्स जो थे दे बिगन फॉर्मिंग एसोसिएशन, एसोसिएशन बनाने लगे। क्यों? टू फाइट फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन। वो ये करने के लिए बेटर लिविंग स्टाइल कैसे होगा, वर्किंग कंडीशन कैसे अच्छा होगा, उनका जो वर्किंग आवर कैसे घटेगा, वो कोशिश किए। द सेट ऑफ फंड्स टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम ऑफ डिस्ट्रेस, जब लोगों का डिस्ट्रेस होता, जब लोगों का ज़रूरत होता था, जब इमरजेंसी सिचुएशन होता था, वो पैसा कलेक्शन किए उन लोग को मदद करने के लिए। और वर्किंग आवर्स जो है, रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स, द राइट टू वोट, ये चीज़ में वो लोग ध्यान दिए। जर्मनी में क्या किए, दिस एसोसिएशन वर्कड क्लोजली विद द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, एसपीडी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ वो लोग काम किए। और क्या किए, हेल्प विन पार्लियामेंट्री सीट्स, पार्लियामेंट में सीट में जीतने के लिए भी उनको मदद किए, ये वर्कर्स थे। 1905 के आसपास लास्ट वाला पॉइंट जो है, सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियन जो थे वो फॉर्म किए, लेबर पार्टी फॉर्म किए ब्रिटेन में, एंड ए सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस, एक ब्रिटेन में और एक फ्रांस में फॉर्मेशन की। दिस इज द प्रोसेस इन विच सोशलिज्म स्लोली एंड ग्रेजुअली इट स्प्रेड ऑल ओवर द यूरोप। So dear viewers, this is all about today's portion. Once again we'll meet in the next video. In that we'll discuss in detail regarding this. Till that, take care of studies. Thank you all.